आओ बच्चों, कैसे हो? बढ़िया ही होंगे यार, ना कहने बात। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है घूर्णन गति के समीकरण, यानी कि घूर्णन का मतलब घूमने वाली, घूर्णन गति के समीकरण। देखो समझो क्या हो जी। मान लो ये आपका कोई क्या है, पिंड है, बॉडी है, ठीक है। ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। ये इसके चारों तरफ घूम रही होगी, समझ गए। तो क्या होगा, मान लिया कि ये इस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा, तो ये जिस कोणीय वेग मान लो ओमेगा से घूम रही है, तो यह ओमेगा से ही घूमती रहेगी, ओमेगा नॉट। जोन से घूम रही है, जोन से कोणीय वेग से घूम रही है, उसको बोल दिया हमने ओमेगा नॉट, ठीक है। फिर क्या होता है, आप इस पे यानी कि कुछ, यानी कि इस तरह, यानी कि तो अपने कोणीय वेग से चल रही थी, आपने कुछ भी इस तरह हाथ मारना शुरू किया, समझ रहे। यानी कि आपने इस पर क्या किया, एक बाह्य बल आघूर्ण लगा दिया। तो इसमें जब आप बाह्य बल आघूर्ण लगाओगे तो कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और कोणीय त्वरण जब उत्पन्न होगा तो इसका ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मान लिया आपने इस पर एक बलाघूर्ण यानी कि टॉर्क लगाया, टो लगा दिया। कितनी देर तक लगाया, टी समय तक लगाया, ठीक है। और फिर वो आपने हटा लिया, तो फिर इसका बढ़गा होगा, फिर ये उस, और मान लो फिर वो बढ़ क्या हो गया, ओमेगा। पहले कितना था, ओमेगा नॉट, फिर बढ़ के कितना हो गया, ओमेगा। तो ये प्रारंभिक कोणीय वेग होगा, ये होगा अंतिम वेग, यानी कि अंतिम कोणीय वेग, ठीक भाई। और थीटा, इसमें थीटा भी आएगा आगे चल के, तो थीटा हो जाएगा कि ये टी समय में, समझ रहे, यानी कि जितनी देर हमने टो लगाया उस समय में, यानी कि टी समय में यह कितने अंश कोण घूमेगी, या कितना कोण घूमेगी, उसको बोल लेंगे हम थीटा। थीटा का काम सेम टू सेम देखोगे, जब हम इनकी रेखीय गति से तुलना करें तो ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग, ये होगा कि समझे यू, ठीक है। ये होगा वी, और जी हो गया एफ, ओ सॉरी टोनी, टो लगावेंगे और टो से कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि अल्फा। गति की समीकरणों में अब थोड़े आवे अल्फा आवेगा, तो आपने जो टो लगाया उससे ये कोणीय त्वरण उत्पन्न हो गया, तो ये हो गया एक के सम्मुख से ए, और ये टी तो टी है। तो बस जैसा सेम टू सेम वहाँ से था, इस तरह v इज इक्वल टू, यानी कि अंतिम वेग, तो यहाँ से आ जाएगा अंतिम कोणीय वेग, समझ गए। तो आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये यानी कि ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये होगी घूर्णन गति की पहली समीकरण। दूसरी थी विस्थापन पे, तो ये आपका वहाँ से रेखीय विस्थापन एस से रिप्रेजेंट करे थे, यहाँ से कोणीय विस्थापन, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करिए, तो यू टी, समझ गए। तो यहाँ से बस वही आ जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ ए की जगह अल्फा टी स्क्वायर। ये होगी दूसरी समीकरण जी। फिर तीसरी है वी स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2as था, तो यानी कि 2 अल्फा थीटा। ये तीन है घूर्णन गति की समीकरण, इनको याद रखियो।
अच्छा जी, तो एक बार दोबारा से बता रहे हैं इसका पूरा रिवीजन। ये हमारा कोई पिंड था, ये प्रारंभिक कोणीय वेग से घूम रहा, ठीक है। इस पर हमने फिर टो लगाया। टो इस तरह, तो यानी कि जिस तरह कोई लट्टू घुमा कर है और फिर उसमें वो हम रबड़ मारा करे, फिर उसकी यानी कि उसका कोणीय वेग बढ़ता चले जाए बढ़ता चले जाए बढ़ता चले जाए, तो कुछ इसी तरह का आपने इस तरह से आपने इस पर घूम ही रहा था ये, आपने इस पर बाह्य वाला घूम टो लगाया, टो से अल्फा उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो जो आपने टो लगाया यानी कि जो अल्फा उत्पन्न हुआ, कोणीय त्वरण उत्पन्न हुआ, वो टी समय तक हुआ। टी समय के बाद आपने टो हटा दिया तो त्वरण भी भाग गया, ठीक है। तो अब बढ़ के ओमेगा से घूमने लगा, तो बस थीटा क्या है टी समय में, यानी कि उसमें कितना, थीटा क्या है टी समय में उसे वो कितने अंश कोण घूम गया, और ये आपस में उनमें संबंध है, और इन्हीं को क्या कहते हैं हम, गति की, ओ सॉरी, घूर्णन गति की समीकरण, ठीक भाई। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहले बल युग्म बतावेंगे, यानी कि बल युग्म, इसके नाम से एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी कि बल का जोड़ा है, बल युग्म। पहले बल युग्म और फिर यानी कि कपल, और उसके बाद है बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले बल युग्म जानो क्या हो। अच्छा जी, तो देखो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जब आप किसी ये तो एक एग्जाम्पल हमने बता दिया, दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपके घर में वो होगी, अरे क्या है, नल की टोंटी, चलो जी जो कुछ भी बोलते होंगे आप उसको, वो आपका उसको इस तरह से घुमाओ, ये दिखाना चाह रहे हैं हमें इस तरह से, इस तरह से, तो आप अंगूठे से इधर फोर्स लगाओगे और जी अंगुली से इधर लगाओगे, यानी कि समझ पा रहे, और वो घूर्णन गति करने लगे। और उसको यहाँ से समझने के लिए ये मान लो आप, ये आपकी टोंटी है, ठीक है, नल की, और इसको अगर जो आप घुमाना चाहो तो एक तरीका तो है, आप इस पर एक सिंगल फोर्स लगाओ और वो कुछ लगाओ इस तरह से, ये तो हो गया सिंगल, ठीक है। तो अगर जो, और ये लंबवत लग रहा, ठीक है, ये उस रेखा के लंबवत है जहाँ से बल लगा, और जहाँ से यानी कि बल लगा नहीं, और उसको आप घूर्णनक से मिला दो, वह एक रेखा आएगी, तो ये उस रेखा के लंबवत लग रहा, देखो वो रेखा यहाँ त्रिज्या ही तो है, समझ गए, और ये उसके लंबवत लग रहा, बिल्कुल स्पर्श रेखा में लग रहा, तो यहाँ से वो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो अगर जो हम इस बल का आघूर्ण निकालना चाहे तो सिंपल है बात, इस बल का आघूर्ण क्या हो जाएगा, जितना हमने बल लगाया और जितनी दूरी पे था, एफ आर साइन थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू हमने आपसे बताया कि इस तरह 90 हुई, समझ रहे, वो इस तरह हुई। देखो ये मान लो हमने बना दिया, हम बल कुछ इस तरह लगा रहे थे कहते स्पर्श रेखा में, और इन दोनों के बीच का तो थीटा होकर है, वो हमारा 90 हो गया, तो यहाँ से वो साइन थीटा भाग गया, तो ये आ गया एक बल का गुण है, सिंगल का। और जैसा हम ये लगा दिया, अब हमने दो बल, एक बल अंगूठा लगाएगा, एक बल लगाएगी अंगुली, तो देखो ए अंगूठा नीचे न लगा रहा और अंगुली ऊपर न लगा रही, तो यानी कि एक बल तो ये लग रहा नीचे की ओर और दूसरा बल लग रहा ऊपर की ओर, तो ये बन गया बल युग्म, इसको बोल लेंगे कपल। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन समझो, क्या कहा कि जब किसी पिंड पे, मान लो कि ये आपकी एक रोड है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, क्या कहा कि जब किसी पिंड पर समान परिमाण के, यानी कि दोनों बल कितने होने चाहिए, एक ही परिमाण होना चाहिए, दोनों 10-10 न्यूटन 20-20 न्यूटन, समझ गए। अच्छा जी, परंतु विपरीत दिशा वाले, यानी कि एक की दिशा कुछ अगर जो इस तरह, तो दूसरे की दिशा कुछ इस तरह, बिल्कुल उल्टी दिशा 180, देखो इनमें दोनों में 180 का नहीं है। अच्छा जी,
तो ये बल, ठीक है, स्थानांतरण किए बिना, यानी कि देखो अगर जो मैं 5 न्यूटन का बल यहाँ से लगा दूं और 5 न्यूटन का लगा दूं यहाँ से, तो ये क्या करेंगे, इसको एक स्थानांतरण यानी कि खींच के नहीं ले जाने कहीं से, यही घुमाने लगेंगे, वही टंकी वाली बात आ गई, समझ गए। तो जी स्थानांतरण के बिना घूर्णन उत्पन्न कर देते हैं। इन बलों के जोड़े को क्या कहते हैं हम, बल युग्म कहते हैं। समझ में आ गया। क्या होगा, बल युग्म में 2 बल होंगे, और कैसे बल होंगे, 2 कंडीशन बताई, एक तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और दिशा अपोजिट यानी कि 180। इतनी बात समझ में आ गई जी। तो हम क्या करेंगे, अब जा इसको खींच के ले जाने, घुमाने लगेंगे। देखो ये मान लो कोई पिंड है, इस पर हमने एक यहाँ से लगा दिया इसको इस तरह, और ये हमने ये घुमा दिया जी, घुमा दिया जी, ये है बल युग्म आपका। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा आप मैथमेटिकली देख लो। और सॉरी, बल युग्म तो आपकी समझ में आ गया, और ये आपसे हमने बताया सिंगल बल का गुण। अब आपने निकालना है इस जोड़े का एक बल युग्म बना, उसका गुण, उसको क्या बोल लेंगे हम, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है भाई। तो जब भी आघूर्ण निकलेगा तो उसमें देखिए आप समझो कि दूरी की गुणा होगी। तो अब देखो कौन सी दूरी की गुणा होगी। तो जी मान लो ये आपकी है एक रोड, ये है इसका एक्सिस, यानी कि यहाँ से ये कुछ कील गाड़ रखी है, कुछ इस तरह घूमने के लिए स्वतंत्र है, हमने बल लगा दिए, ठीक है। और ये 90 रखना नहीं, फिर वो साइन थीटा वाला मसला होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ये भी एफ है और ये भी आपका एफ है, दोनों के परिमाण देखो बराबर के बनाए, और दूसरा दिशा 180। तो अब हमें निकालना है इस बल युग्म, यानी कि बल युग्म लगा, ये भी तो एक आघूर्ण, यानी कि ये भी तो बल युग्म का आघूर्ण क्या करे, वस्तु ने घुमाने की प्रवृत्ति रखे, टेंडेंसी रखे। तो अब ये देखो इसमें कितनी टेंडेंसी होगी इस वस्तु को घुमाने की। तो अगर जो हमने बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, तो दोनों इस बल का आघूर्ण निकाल लो, इसका आघूर्ण, यानी कि इस बल का आघूर्ण निकाल लो, इस बल का आघूर्ण निकाल लो, समझ गए। और जी दोनों को जोड़ दो, सिंपल है, बल युग्म का आघूर्ण, समझ रहे। अगर जो मैं ये O, ये A, ये B, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर जब इनका बल युग्म यानी कि इनका आघूर्ण निकालना हो, तो अब हमने इन यानी कि जो सा ए पर लगा बल उसका आघूर्ण निकाल लो, जो सा बल बी पर लगा उसका आघूर्ण निकाल लो। तो अगर जो हम ये बल ए पर लगा इसका आघूर्ण निकालना चाहे तो किस तरह आएगा, बल का परिमाण जमा यानी कि इनटू आघूर्ण में दूरी होगी, दूरी की गुणा, कौन सी की दूरी की गुणा, घूर्णन अक्ष से दूरी, यही तो घूर्णन जो सी है आर थी, ये घूर्णन अक्ष से ही तो दूरी है। चलो तो ये होगी हमारी ओ ए, ये क्या होगी हमारी ओ ए, एफ ओ ए। अब इस वाले बल का आघूर्ण निकाल लो, इस वाले बल का आघूर्ण, फिर बल का परिमाण, यहाँ भी तो बल वो इतना ही लगा, और फिर वही घूर्णन अक्ष से दूरी यानी कि जितनी दूरी पर लगा, ओ बी, एफ कॉमन ले लो, ओ ए प्लस ओ बी आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी, एफ इज इक्वल टू ओ ए और ओ बी, ओ ए और ए बी कितनी हुआ, अरे ओ ए ये और ये ए बी हो गया। तो बस आप अब क्या लिख दोगे कि किसी बल युग्म का आघूर्ण
क्या होता है, दोनों जोड़ से बल लगे, उनमें से एक बल का परिमाण। ठीक है, समझ गए? समझ गए जी। और दूरी कौन सी, अगर जो हम इसको पीछे बढ़ा देंगे ना तो इसको बोल लेंगे ये इस बल की क्रिया रेखा है, और इसको पीछे बढ़ा देंगे तो यह बन जाएगी इस बल की क्रिया रेखा। और क्या ए बी का है, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी तो है, अगर लंबवत है। समझिए, तो ये बन गया आपका बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र। क्या बना, दोनों में से एक बल का परिमाण और दूरी। अब जब घूर्णनक से छोड़ दो बस बीच की दूरी, यानी कि दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। सिंपल। तो जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, आपसे हमने पढ़ाया था जड़त्व आघूर्ण, कैपिटल आई। वो आपको बहुत ब्रीफ में, शॉर्ट में कह लो समझाया। अब उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, समझ रहे? यानी कि आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग होगी। यानी कि अगर जो हम कोई पतली रोड ले लें, जिसको आप आम भाषा में सरिया, उसको ले लो, एक तो यानी कि वस्तु पर डिपेंड करेगी। और दूसरी बात ऐसा नहीं है, अगर एक सरिया हमने ले लिया, ये हमें एक कोई रोड ले ली, ऐसा नहीं है कि इसका आई की वैल्यू कांस्टेंट होगी ना। अगर जो हम इसका घूर्णन अक्ष बदल दें तो आई की वैल्यू भी बदल जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू कहाँ पे डिपेंड करे, आर पे भी डिपेंड करे। यानी कि द्रव्यमान का वितरण कैसे है, द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से कितनी दूर है, कितनी पास है, उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि अगर जो हम इसका घूर्णन अक्ष यहाँ ले लें कति बीचों बीच, तो आई की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, फिर ये इस तरह घूमेगी, समझ गए? इस तरह देखो, ये आपकी एक लोहे की रोड है, गुरुजी तो प्लास्टिक की है। अब हमने बना लिया इसका एक्सिस ये, और अगर जो हम इसको घुमाना चाहे तो ये अब इस तरह घूमेगी। समझ लो यार आप, ये कुछ इस तरह घूमेगी ना। ठीक है, घूर्णन अक्ष कहाँ से है इसका, ये से। अरे समझ जाओ जो हम समझाना चाह रहे हैं आपसे। यहाँ अब अच्छा हो गया, समझ गए? तो यहाँ से आई की वैल्यू आएगी कुछ, और अगर जो हम घूर्णन अक्ष कर दे इसका यहाँ से, अब घूमेगी कुछ ये इस तरह, समझ रहे? अब घूर्णन अक्ष कहाँ था हमारा, हमने यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, समझ गए? तो आई की वैल्यू एक वस्तु के लिए ऐसा नहीं है एक ही होगी, अगर जो हम उसका एक्सिस इधर उधर शिफ्ट कर दें तो जी वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब एक दो वस्तु यानी कि सिंपल सी, ठीक है, उनके लिए हम आई की वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, और उनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, दूसरी क्लासों में होगा, अपर क्लासेस में, लेकिन आपके सिलेबस में उनका भी प्रूफ है नहीं, तो उनकी वैल्यू देख लो बस कितनी होगी। ठीक है, तो पहली है नंबर 1, पतली छड़। यानी कि पतली छड़ का मतलब जिसमें चौड़ाई ना हो। पतली छड़ का मतलब बताएगा, समझ में आ गई बात? जिसमें चौड़ाई ना हो या लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई को नगण्य माना जा सके, तो पतली छड़ यानी कि थिन रोड, यही कह लो बस आप एक, समझे जी? ठीक है, तो मान लो इसकी लंबाई कुल कितनी है, एल है। चलो उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मोटा सा कर रहे हैं, ये बन गया है जी पतली, या समझाने के लिए मोटी कर दी, समझ रहे? तो इसकी लंबाई मान ली एल है। ठीक है जी, ये लो इसकी लंबाई बना दी हमने एल। ठीक है, और ये है L/2, यानी कि बिल्कुल आधे पे। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र भी इसका यही होगा।
और इसका द्रव्यमान है m। m की वैल्यू 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, जो कुछ भी। और हम देखो, हमने बताया था कि जो I की वैल्यू होगी वह द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी। और अगर जो हम एक्सिस ले लें यहाँ से तो I की वैल्यू कुछ आएगी, और एक्सिस ले लें यहाँ से I की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जैसे यहाँ से हम कर दे तो I की वैल्यू यहाँ सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ सबसे कम आएगी। तो कम ज़्यादा का तो मतलब नहीं, बस हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि हम पतली छड़ का जड़ तो आघूर्ण निकाल लेंगे। और कौन सी कंडीशन में? जब उसका एक्सिस छड़ के लंबवत होगा और जी उसके बीच से यानी कि द्रव्यमान केंद्र से होकर जाएगा। समझ गए? कौन एक्स 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 भी तो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, यानी कि एक्स आप कहाँ ले रही, इसका अक्स कहाँ ले रही, तो अक्स क्या लिया, कहते बीचों बीच यानी कि L/2 पे। तो उसके लिए इस कंडीशन में जो यहाँ से I की वैल्यू बनती है वो बनेगी इस छड़ का द्रव्यमान कितना है, इसकी कुल लंबाई का वर्ग, और उसको डिवाइड कर देना है आपने 12 से। समझ गए? अगर जो है एक्सिस इधर कर दिया तो वैल्यू बदल जाएगी, वो बदल के कितनी होगी उसको बता देंगे आगे। उसके लिए कुछ थ्योरम है, मैं थ्योरम आपको पढ़नी पड़ेगी, फिर आपसे ऐसा नहीं आप रटने यानी कि थ्योरम आपका रटने काम कम कर देगी। दूसरी जो बॉडी है आपकी वो है जी रिंग। समझ रहे? रिंग का मतलब छल्ला, वलय, यानी कि वृत्ताकार वलय। बस ऐसा समझ लो जैसा कि साइकिल का रिम वो एक वलय का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है? ठीक है जी। तो अब जाइए, मान लो इसका द्रव्यमान कितना है, m है, और ये जो इसकी त्रिज्या है वो r है। समझ गए? ठीक है जी। अब जो देखो, हम एक्सिस यहाँ भी ले सके, फिर ये कुछ आपको समझो कि आप खुद समझो किस तरह से घूमने गए। अगर जब हमने यहाँ से ले लिया तो इसको ये यानी कि इस तरह से चलेगा, कुछ इस तरह मिल गई फीलिंग, ये इस तरह से गोल घूमना है। अच्छा, लेकिन हमने एक्सिस यहाँ नहीं लेना, कहाँ लेना, इसका यहाँ से द्रव्यमान केंद्र यानी कि जो इसका ज्यामिति केंद्र है वही द्रव्यमान केंद्र है इस कंडीशन में। तो जो ज्यामिति केंद्र है यानी कि जहाँ से ये एक्सेल होकर है, ये साइकिल में फिट होकर है, वहीं से समझ लो बस आप। ये ऐसा नहीं मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं वैसे किस तरह बात है, यानी कि ये रिम है और ये आपका ये एक्सिस है, इस तरह दिखाया गया है। बताओ, यानी कि अगर जो हम यहाँ से इस कागज में छेद कर दें तब बात बनेगी, यानी कि फिर अभी ये कुछ इस तरह से घूम रहा है, आगे फीलिंग। अच्छा, तो इस कंडीशन में यानी कि इस एक्सिस में यानी कि ये जो आपका अगर हम इसका जड़ा तो ना आघूर्ण निकाल रहा है, और एक्सिस कौन सा ले, वही साइकिल वाला, उसको एक्सेल बोल रहे हैं, तो एक्सेल एक्सिस अक्स। तो यानी कि तब किस तरह होगा अगर जो गोल घूम रहा है, तो उस कंडीशन में इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा mr²। m क्या है, वलय का द्रव्यमान, और जी r क्या है, वलय की त्रिज्या। समझ गए जी? समझ गए जी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तो मतलब इसी से रिलेटेड जो आपसे पीछे पढ़ाया। टॉपिक का नाम है जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय, यानी कि जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड थ्योरम। समझ रहे? थ्योरम कह लो तो बात कह लो, ठीक है? क्या बताएंगे हमारे से, हमारा बहुत हेल्प करे। किस तरह करेगी? देखो, ये कंडीशन बताई थी मैंने आपसे
कि भाई अगर जो ये हम एक्सेस ले रहे द्रव्यमान केंद्र से तो वैल्यू आ जाएगी आई की इतनी। तो आप कहने लगे और गुरुजी मान गए थारी बात, अके जी हमने तो यहाँ लेना ही नहीं, हम तो अपना एक्स एल से इतनी दूर या इतनी दूर रखेंगे जी हम तो। जी बताओ जी आई की वैल्यू। तो भाई हम हो गए चुप, क्या करें भाई क्या करें, बच्चे तो यहाँ तक हमने सिखाया राजी ही नहीं हो रहे। जी हमने तो ये पेन इस तरह घुमाया है, यानी कि यहाँ एक्सिस यानी कि इसके द्रव्यमान केंद्र पे अक्स बना के, हम तो जी इसका अक्स यहाँ रखेंगे, ये यहाँ से अक्स बदल गया द्रव्यमान, हम तो जी इसको इस तरह घुमावेंगे। जी बताओ जी आई की वैल्यू क्या होगी। सोचने लगे भाई कुछ 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 कुछ, तो फिर आ गया माइंड में, अच्छा इनका तो भाई समांतर अक्षों की परम पढ़ानी पड़ेगी। तो टॉपिक है आपका समांतर अक्षों की परमें, यानी कि जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड आपकी दो परमें हैं, एक समांतर अक्षों की परमें, एक लंब अक्षों की परमें। तो इस कंडीशन में यहाँ से लगेगी समांतर अक्षों की परमें। बता रहे किस तरह, समांतर अक्षों की परमें। ठीक है भाई, आओ जी देखो, इसमें जो हमारा एक अक्ष ये था, ठीक है, और अगर जो क्या होगा भाई, देखो हमारा एक अक्ष ये था, ठीक है, आप कह रहे कि ना जी ना, हम तो ये अक्ष यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये तो हुआ। तो यहाँ से देखो दोनों अक्ष समांतर नहीं है, आप इसको कहीं भी ले जाओ, यानी कि तो फिक्स है द्रव्यमान केंद्र वाला, तो ये फिक्स ले जाओ, इसको यहाँ से यहाँ चला लो या फिर इधर चला लो, समझ गए मेरी बात। तो रहेंगे तो ये दोनों अक्ष समांतर ही, समझ गए। तो यहाँ लगेगी समांतर अक्षों की परमें। अब सुनो जी ये क्या कहती है आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका मतलब ये है कि अगर जो आप यहाँ से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि अगर जो आप ए से यानी कि आप यहाँ की यही तो पूछा था आपने गुरु जी यहाँ से वैल्यू क्या होगी आई की, ठीक है। तो यानी कि अगर हम क्या करें, इसकी वैल्यू हमने निकालनी, यानी कि यहाँ से जो आई की वैल्यू बैठी है वो हमने निकालनी। तो बस क्या करो, एक समांतर अक्ष, इसके समांतर एक अक्ष ऐसा खींच लो, इसके अक्ष एक अक्ष समांतर ऐसा खींच लो जो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरे, समझ रहे। यानी कि अगर जो ये तो हमने ऑलरेडी पहले खींच रखा, अगर जो हम ये पूछे तो फिर ठीक है जी, ये अक्ष आपने खींच दिया, इसके निकालनी है, तो फिर क्या करना है हमने, इसके समांतर एक अक्ष इस पर न खींचना है जो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरे, वो खींच लिया हमने ये। तो बस सिंपल है, यानी कि अगर जो हमने इसकी वैल्यू चाहिए तो जो आई की वैल्यू आएगी वो कहाँ दो चीज़ों का जोड़ आएगी। हमने बताया था कि यहाँ सबसे कम होगी, तो यानी कि इतना तो होगा ही होगा, दिख नहीं रहा कुछ, यानी कि जो आई की वैल्यू आएगी, समझ रहे, ये वैल्यू यानी कि ये आई की वैल्यू होगी वो इस आई से तो बड़ा होगा, तो जो ये इसका आई होगा, ये वाला कह रहे हम इसको, तो ये तो होगा ही होगा, प्लस इसमें और कुछ जुड़ेगा। वो क्या जुड़ेगा, एम ए स्क्वायर। एम क्या है, पूरी छड़ का द्रव्यमान, यानी कि पूरे पिंड का द्रव्यमान। ए क्या है, ये दोनों समांतर अक्ष हैं, इनके बीच की लंबवत दूरी। यानी कि अगर जो आप अब हमसे कोई सा भी अक्ष पूछे, अब जी यहाँ बताओ यहाँ बताओ यहाँ बताओ यहाँ बताओ यहाँ बताओ, तो हमने कुछ नहीं करना, ठीक है।
आपने पूछा गुरुजी नाम तो यहाँ कर रहे हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि भाई आप ये बताओ कि उसकी जो सा हमने एक अक्स बना रखा जिसकी वैल्यू बताई थी, द्रव्यमान केंद्र से जा रहा, उसकी दूरी बताओ। तो आपने बता दिया कि जी उसकी दूरी a है। तो हम क्या करेंगे, ICM की वैल्यू यानी कि यहाँ से इस कंडीशन में तो ml²/12 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जितना भी उसका होगा इसमें भी ये लगेगी, ठीक है। तो जितना भी उसमें ये होगा ICM, हम क्या करेंगे, आपसे ये दूरी पूछेंगे और उसका वर्ग कर देंगे, और जितना पूरे बॉडी का द्रव्यमान होगा उसकी गुणा कर देंगे और जोड़ कर बता देंगे जी I की वैल्यू ये होगी। मिला अपने सवाल का जवाब। यानी कि इस थ्योरम से हम क्या निकाल सके कि अगर जो हमने ICM क्या है, ICM वो वो जड़त्व आघूर्ण है जब हमारा x सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है, समझ रहे। तो बस यानी कि अगर जो हमने ICM की वैल्यू पता है और हमने ये पता है कि ये उसके समांतर होना चाहिए, नंबर एक बात, और उससे कितनी दूर है, तो बस क्या करो, उस पिंड का द्रव्यमान ले लो और जी बीच की दूरी ले लो, वर्ग कर दो, ये है। अब इसको ये यहाँ इस तरह भी होगा, ये तो होगा एक नियमित आकार की वस्तु पिंड। अगर जो कोई अनियमित आकार की हो जी, कुछ इस तरह से अनियमित हो गया बॉडी, ठीक है। मान लो ये हो गया इसका चलो कुछ नहीं, अब बाद में बताएंगे। आपने खींच लिया, गुरुजी बताओ कहाँ से मानना है, आपने आई की वैल्यू निकालना चाह रही, आप आई की वैल्यू निकालना चाह रहे, ठीक है। तो आप कहीं ना कोई अक्स दोगे हमसे, बताओ दो हमसे कोई ना कोई अक्स दो। तो कहा गुरुजी, मैं कहा भाई यहाँ ले लो ना जी, गुरुजी इधर नहीं, इधर 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 इधर, चलो गुरुजी यहाँ ले लो। चलो आपने खींच दिया ये किसका, एक्सिस, और आपने पूछा जी अगर जी आप फिजिक्स पढ़ा रहे, मैं कहा भाई पढ़ा तो रहे, तो आई की वैल्यू बता दो जी यहाँ से, ये आई की वैल्यू। मैं कहा अच्छा भाई वो अभी बता देंगे। तो हम क्या करेंगे, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हम इसका द्रव्यमान केंद्र ढूंढेंगे। ढूंढ लिया, मान लो ये हो गया सेंटर ऑफ मास, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने O से। तो बस हम क्या करेंगे फिर, ऐसा अक्स खींचेंगे जो इसके समांतर हो और जो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरे। ये खींच दिया, ठीक है, समझ गए भाई। तो बस ICM की वैल्यू आपको पता ही रहेगी, ठीक है, और इस पूरे पिंड का द्रव्यमान भी आपको दिया रहेगा, ये दूरी हम आराम से नाप लेंगे, समझ गए। और ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा जो आपने ये तो पूछा, आई यहाँ से बैठ रहा, ये ICM है, यहाँ से यहाँ जो आई की वैल्यू है ICM, तो ICM m और जी A²। तो अगर जो मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँ तो वो कुछ इस तरह बोल ली जाएगी, अगर किसी अक्ष के परित है, यानी कि किसी अक्ष यानी कि कोई अक्ष ये परित है, आप किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करो, उस अक्ष के समांतर तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली एक अक्ष खींच लो, ठीक है। उस अक्ष के परित जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण आवेगा वो ICM के बराबर होगा, ठीक है। तो जो ये आई की वैल्यू होगी ये ICM प्लस क्या, ठीक है, प्लस ये, और ये क्या है, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी का वर्ग। अगर जो मैं इतनी टर्म को डिफाइन करूं, अगर जो मैं इतनी टर्म को आपको लिख के बताऊं तो ये क्या है, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी का वर्ग और पिंड के द्रव्यमान का गुणनफल तो लिख रहा है। तो बस डेफिनेशन बनी समांतर अक्षों के पर में क्या है, तो यानी कि किसी पिंड का रैंडम कोई पिंड है आपका, उसमें कोई भी अक्ष है, उसके आप जड़त्व आघूर्ण निकालना चाह रहे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके समांतर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष खींचो, उसकी वैल्यू ICM आपसे दी रहेगी, उसमें क्या जोड़ दो,
तो भाई बात अब आती है प्रूफ की। सर इसका प्रूफ दो। बात तो आपने बता दी, इसका प्रूफ दो। तो बात आती है उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति या प्रूफ। आगे चल जाओ। तो प्रूफ से पहले आप थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करवा रहे, ठीक है। उसमें हमने आपसे बताया था कि आपने कोई पिंड लिया था, कहाँ समझाए, यानी कि कोई आपने पिंड लिया था, ये आपका कोई पिंड हो गया, ठीक है। फिर आप उसमें कोई एक्स बनाया था और उसमें आपने जो उसका जो जड़त्व व गुण आई निकाला था, वो किस तरह निकालना था? वो था आपका आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। ये लिख रहा, बोल रहा बहुत ज्यादा, बाजी आदमी में भी आदत हो, लेकिन जो ये लाइन है ये वो उस तरह पागलों की तरह नहीं बोल रही। इस लाइन को, इसका भाव समझो, लिखा हुआ क्या है, ठीक है। जिसने इसका भाव समझ लिया तो उन्हें समझो ये दोनों पर में खत्म, ठीक है। पूरी की पूरी दोनों पर में इसी पे ही बेस है, इस कॉन्सेप्ट कह लो या इस समझ कह लो, इस समझ पे जिसकी बात यानी कि यह बात जिसकी समझ में आई उसके लिए दोनों आपकी थ्योरम खेल। लिख रहा है ये कि अगर जो यहाँ से ये आई की वैल्यू ये यानी कि इसका इस पिंड का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णीय है, तो ये है। रटो ना इसने, इसका मतलब समझो। क्या समझो इसका मतलब? तो देखो क्या था इसका मतलब। इसका मतलब कुछ इस तरह था कि हमने एक चेक करने के लिए, ठीक है, एक चेक करने के लिए कोई यहाँ से कण मान लिया था। उसका द्रव्यमान जब एक मानेंगे तो यानी कि एक की बात करेंगे तो m ले लेंगे, दूरी r ले लेंगे, और जब बहुत सारे होंगे तो m1 r1 m2 r2, समझ रहे। तो यानी कि इसकी थीम समझा रहे हम इसकी सहायता से, यानी कि ये बोल क्या रहा है इसमें। तो ये मान लो उसका द्रव्यमान कितना था, उसका द्रव्यमान m था और जो उसकी अक्ष से दूरी r थी। तो एक का निकालना था, mr स्क्वायर आ गया था। तो फिर दूसरों का अगर जो फिर खूब सारे मान हो गए, ठीक है, तो पहले का आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, दूसरे का आ जाएगा m2 r2 का स्क्वायर, तीसरे का आ जाएगा m3 r3 का स्क्वायर, समझ गए। और फिर वो सब हमने जोड़ दिए थे, समझ रहे, यानी कि वो सब हमने जोड़ दिए थे तभी तो ये बना था। आपकी बात याद आ गई होगी। लेकिन यह बात क्या कह रही, यह बात यानी कि जो ये लिख रहा है वो क्या बोल रहा, वो ये बोल रहा कि अगर हमें किसी अक्ष के सापेक्ष आई की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे, ये बहुत छोटा है और ये जोड़ है, समझ रहे, कि हम छोटे छोटे एक कण का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे। एक कण का कह रहा है, यहां से एक कण लिख रहा है, एक कण का, यानी कि हम हर एक कण का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे और उन सबको जोड़ देंगे। कोई बड़ी बात भी नहीं थी। क्या कह रहा है कि अगर जो आपको किसी अक्ष के सापेक्ष आई की वैल्यू चाह रही, तो यह बात क्या कह रही, तो जो ठीक है निकाल देंगे हम। अगर उसको निकालने के लिए हम एक कण का निकाल लेंगे, एक कण का जगह एम आर स्क्वायर। एम क्या है, एम क्या है, उस कण का द्रव्यमान, चाहे वो पहला हो, चाहे लाखवां हो, चाहे 10 लाखवां हो,
यानी कि किस तरह निकाल लेंगे जी, हम एक कक्का निकाल लेंगे और फिर उन सबको समेसन यानी कि सिग्मा से उनको जोड़ देंगे सबका। इस तरह आपको उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। एक का किस तरह निकाल लेंगे, सुनो जी, एक का हम निकाल लेंगे कुछ इस तरह कि जोड़ से कण का हमने निकाला उसी का तो लेना द्रव्यमान। अच्छा जी, ये एक का नहीं है, ये सब का द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, जोड़ से एक का निकाल लेंगे उसी का लेंगे द्रव्यमान। ठीक है, और आर क्या है यहां से पूछेंगे, अजी दूरी। अब भाई इसने तो नर्सरी का जा करीब बता देगा, अजीब थार था मैं 10 साल तक बता रही है भैया आर दूरी है, अजी दूरी इस तरह ना जवाब देख लो, ये तो मूर्खों के जवाब है। अरे कौन सी दूरी, वो तो डिफाइन करो। तो ये आर वह दूरी है जिस अक्ष के सापेक्ष हम निकाल रहे, उस अक्ष से उस बिंदु यानी कि उस कण की दूरी। समझ में नहीं आया? एम क्या है, उस एक कण का द्रव्यमान जिसका हम निकालना चाह रहे हैं, और आर क्या है, उसी कण की उसी अक्ष से यानी कि जोड़ से के सापेक्ष हम आई की वैल्यू निकाल रहे हैं, वह दूरी। आर यहाँ भी हो सके, कण यहाँ ले लेंगे, दूरी ये बन जाएगी। समझ रहे? आर यहाँ ले लेंगे तो आर इसको बोल लेगा, कण यहाँ लेंगे आर ये बन जाएगा। समझ रहे? तो अगर जो मैं इस बात को डिफाइन करूँ, डीप है, थोड़ा सा टाइम दो, कंसंट्रेशन बनाओ, कि अगर जो हम किसी अक्ष के सापेक्ष आई निकाल लें तो हमने क्या करना पड़ेगा, छोटों छोटों का निकाल लेंगे, एक कण का निकाल लेंगे, उन सबको जोड़ देंगे। अगर जो हमने किसी एक का निकालना हुआ तो किस तरह निकाल लेंगे, उसका द्रव्यमान ले लेंगे और उस कण की उस अक्ष से दूरी। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर जो हम कह दें कि ना, अच्छा मान लो, और हाँ अब ये इतनी बात समझ में आ गई। और अगर जो हम ये कह दें कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, यानी कि जो ये हमारा एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से जा रहा, तो इसको हम आईसीएम बोल देंगे। समझ में आ गई बात? अगर जो हम कह दें कि जो ये एक्सिस है हमारा, ये सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरा, तो बस आईसीएम की वैल्यू यही नहीं हो। समझ गए? अच्छा, फिर थोड़े थोड़े से आने लगे ना अपने टॉपिक पे हम। तो अगर जो हम कह दें आपसे कि भाई ये हमारा आई है, ये सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा, यानी कि हमारा दूसरा एक्सिस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा, इसके लिए तो हम कहेंगे हाँ जी गुरुजी ने कुछ इस तरह से बताया था। अब भाई किस तरह बताया था? अब जी एक तो हमें समेसन करना। अच्छा भाई, अब ये तो आईसीएम हो गया। अब ये पूछ रहे हम, किसी दूसरे ने पूछा, एग्जामिनर ने पूछा, अब भाई इसकी आई की वैल्यू बताओ। हाँ जी गुरुजी ने कुछ इस तरह बताया था, अगर जो किसी भी पिंड का और किसी भी अक्ष के सापेक्ष हम जड़त्व आघूर्ण निकाल लोगे, समझ रहे, तो किस तरह निकाल लोगे? तो जी एक तो समेसन करने में कहा था, हम छोटो छोटों का जोड़ेंगे। अच्छा भाई जोड़ लो। गुरुजी ने भी कहा था जी उनका द्रव्यमान लेना है। अच्छा भाई ले लो, ये जोड़ से का निकाल लोगे उसी का द्रव्यमान उठा जाएगा। और जी और भाई आगे एक दूरी का वर्ग करना था, लेकिन वो दूरी तो हमने दूरी कह दी थी, वो तो समझी नहीं थी वो दूरी क्या थी। समझ रहे? तो वो दूरी थी, हम बता रहे हैं, वो दूरी है आप जिस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं, उस अक्ष से जोड़ से कण का आप निकालना चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी। तो यानी कि अब वो यहाँ से लगा के यहाँ तक हो जाएगी। आर का मतलब समझ गया अब आर कितनी हुई? ठीक है, क्योंकि आर, ये आर का मतलब ये आर नहीं, आर का मतलब ये है कण से घूर्णन अक्ष की दूरी, और ये लंबवत दूरी है, इसको भी ध्यान में रखना है। क्या है आर?
लिख ही रहा आर, लेकिन आर का मतलब क्या है? जो आर का मतलब समझोगे फिर कंफ्यूज नहीं होने। अगर जो आप आर का मतलब समझ गए तो आर क्या है? उस कण की उस अक्ष से दूरी जिसके सापेक्ष हम निकालना चाह रहे हैं। तो अब दूरी अगर जो ये ए है तो अब यहां से आर नहीं आना। अब आर तो होगी ये और ए होगी ये, तो सिग्मा आर प्लस ए का स्क्वायर। सारी बात इसके चारों, यानी कि ये बताने के लिए सारी बात बताइए, समझ रहे? तो अगर जो ये खेल आपकी समझ में आ गया तो समझ गए आप पक्के खिलाड़ी। तो यहीं से हमने लगाना। तो मान लो ये हमारा ये सेंटर ऑफ मास से निकल रहा, इसके जो जड़त्वा गुण आया वो ICM आया, ठीक है। इसके आप निकालना चाह रहे हो, समझ रहे? तो इसको किस तरह निकाल लोगे? तो इसको हम इस तरह निकाल लेंगे, मान लो यहाँ से कोई कण P है, ठीक है, और ये दूरी क्या है आपकी? R है। लंबवत ली जाएगी दूरी, क्या ली जाएगी? लंबवत ली जाएगी, कण की दूरी लंबवत ली जाएगी। तो बस अगर जो मैं यहाँ से लिखूँ ये दूरी आपकी R होगी, तो ये घूर्णन यानी कि ICM हो गया। और अगर जो मैं ICM को डिफाइन करूँ तो ICM क्या हुआ? ICM समेसन करना सब छोटो छोटों का, जोड़ सा कण ले रहे उसका द्रव्यमान, और इससे ICM से उसकी दूरी R, ठीक है। अब क्या हुआ? हमने निकालना है ये इसके सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष यानी कि I। तो अगर जो हम I निकाल लें तो ये तो एक मॉडल ही तो है, एक नमूना ही तो है। तो अब हम क्या करेंगे? ये मॉडल अब इससे रिलेट करेंगे। तो अब हमारा इससे R दूरी पर था, तो ये दूरी कितनी होगी? ये M हो गई, ये A हो गई, तो इसका द्रव्यमान तो M, यानी कि फिर हमने समेसन करना और फिर इसका द्रव्यमान M लेना, और अब इसके बीच की दूरी, तो ये होगी R प्लस A का स्क्वायर। अब इनको खोल दो जी, समेसन M A प्लस B का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2MR। समझ में आ रहा? साफ दिख रहा? बड़ा बड़ा लिखे? अच्छा जी। अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा MR स्क्वायर प्लस सिग्मा MA स्क्वायर प्लस सिग्मा क्या हुआ? सिग्मा 2MR, ठीक है भाई। कुछ गलत हो गया क्या? अरे 2AR था यहाँ से, समझ गए? ये गलत हो गया, लो जी। तो 2AR और एक आया बाहर से M, तो ये हो गया M, हो जाएगा। आगे चलो, सिग्मा MR स्क्वायर ICM प्लस सिग्मा MA स्क्वायर। देखो जो ये फंक्शन काम करेगा, समेसन का फंक्शन काम करेगा, वो कॉन्स्टेंट पे करना नहीं। तो आप कोई सही कर लो, यहाँ ले रहे, 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 M की वैल्यू तो बदलेगी खटाखट खटाखट खटाखट। R की वैल्यू भी यहाँ से ले लिया, R वैल्यू ये होगी, यहाँ ले लिया, R की वैल्यू होगी। समझ गए? समझ गए? तो एक ही तो कहीं ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले लो खटाखट, इस तरह से आपका ये पूरा कंप्यूटर काम करेगा जब जोड़ने पे ना, ठीक है। तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट, तो ये आ गया आपकी बाहर। और सिग्मा एम का यानी कि आपको अब जहाँ जोड़ने हैं सारे छोटे छोटे कणों का द्रव्यमान, चलो उसको बताएंगे। इसमें से भी ए बाहर आ गया और ये 2 भी बाहर आ गया, ठीक है। और ये बच गया अंदर MR, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या होना है? ये हो गया ICM। अगर जो हम सारे छोटे छोटे कणों का द्रव्यमान जोड़ दें तो पूरे पिंड का द्रव्यमान नहीं आ जाएगा भाई? बोल लो क्या गलत कह दिया हमने? और पूरे पिंड का द्रव्यमान हमारा M नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया? MA स्क्वायर। और इसकी वैल्यू सिग्मा MR स्क्वायर की वैल्यू तो ये हो,
और जी एम आर, ये क्या है, द्रव्यमान आघूर्ण, यानी कि जिस जोन सा भी आप जिसका आघूर्ण निकालना चाह रहे आर की दूरी यानी कि आर की गुणा, तो ये द्रव्यमान आघूर्ण, इसकी वैल्यू 0, 2 इंटू 0, ये हो गया आपका 0, तो ये आ गया आपका आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका एक वो बता देगा कि समांतर अक्षों की प्रमेय को लागू करके दिखाइए, यानी कि इस्तेमाल कहाँ होगी, तो बिल्कुल ये इस रोड पे इस्तेमाल हो जाएगी। तो अगर जो हम ऐसे निकाल दें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो, तो वो पूछ रहा है यानी कि इसकी बताओ, यानी कि ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ से अब ये वैल्यू यानी कि सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो अक्ष है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी पूरी एल थी, ये द्रव्यमान केंद्र है, तो L/2, तो अब फॉर्मूले में रख दो इसमें। तो फॉर्मूला था हमारा आई इक्वल टू, यानी कि अब इसकी वैल्यू आने लग रही इस अक्ष के सापेक्ष, तो ICM वो था आपका mL² / 12 प्लस MA², तो जी MA², A² का मतलब L/2 का स्क्वायर, तो L/2 का स्क्वायर L/4, इसमें से ML² अपॉन 4 कॉमन ले लो। अब इसको इस तरह, चलो छोटो इस तरह कर लो, 12 आ गया LCM, तो ये आ गया आपका ML² प्लस 3 गुणा हो जाएगी 3ML², 3 और 1 4 ML² अपॉन 12, यानी कि ML² अपॉन 3। तो ICM की वैल्यू ज़्यादा आई या आई की वैल्यू ज़्यादा आई? ICM की वैल्यू कितनी थी, ML² अपॉन 12, और ये इससे बड़ा छोटा, अजी लग तो रहा है बड़ा, इसमें 12 इसमें 3, अरे नहीं मेरे भाई, अगर जो आप इसकी 4 से गुणा करो तभी आएगा, यानी कि अगर जो यहाँ से आई की वैल्यू आपकी x है, ठीक है, जो कुछ भी है 5 है, तो यहाँ से आई की वैल्यू 20 हो जाएगी इस छड़ के केस में, 4 गुणा। ठीक है, तो उम्मीद है जी आपको पूरी समांतर अक्षों की ये जो फिल्म थी पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा, डांसिंग भी थी, फाइट भी थी, सब कुछ था। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज लंब अक्षों की प्रमेय। अरे गुरुजी क्या कर दिया, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। अरे भाई, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। चलो, लंब अक्षों की प्रमेय, अच्छा लगा, हमें भी लगा। लंब अक्षों की प्रमेय, अच्छा आओ। नंबर 1 बात इसके ये ध्यान में रखना, ये प्लेन वस्तु पे लगेगी, यानी कि 2D डायमेंशनल, 2D डायमेंशनल यानी कि जिसमें मोटाई ना हो, समझ में आई बात, जिसमें मोटाई न हो, केवल लंबाई चौड़ाई, जिस तरह आपको एक कागज दिख रहा है, ठीक है, इसकी स्कोपी पर नहीं लगेगी क्योंकि इसमें हमने आपसे मोटाई दिखा दी है। अरे फोकस बिगड़ गया, कोई नहीं, तो समझ गए, यानी कि किन पर लगेगी, 2D सीट पे, चादर पे, प्लेन वस्तु पे, समझ गए, यानी कि बिल्कुल समतलीय, यानी कि 2D पे बस। अच्छा जी, देखो आओ जी, देखो ये हमारा है एग्जाम्पल, अच्छा है जी, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। देखो ये उदाहरण में कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, तो आपको ये नहीं समझना कि ये वस्तु इस तरह ही मुड़ेगी, समझ गए, इस तरह नहीं मुड़ेगा। अच्छा, किस तरह मुड़ेगा जी, मतलब आप इसको एक ऐसा मान लो कि ये एक लोहे की चादर है, बहुत ही स्ट्रेट, समझ गए,
तो लंब अक्षों की परमें क्या कहती है आपसे कि इसमें क्या होगा, समझा के बताएंगे। थोड़ा पढ़ के भी सुना दे। किसी समतल पटल, बिल्कुल समतल पटल है, यानी कि समतल है और पटल का मतलब पटल यानी कि बस अब हमारी भावनाओं को समझो। उसके तल में ली गई दो लंबवत अक्षों, इसी के तल में दो अक्ष लेने हैं और एक दूसरे से लंबवत लेने हैं। अच्छा जी, अगर जो मैं कुछ इस तरह से ले दूं तो ये इसी के तल में ही है, यानी कि तो मोटा है, दिख रहा है, इसको आप बिल्कुल बारीक कर दो तो इसी के तल में हो गया। अब इसके तल से अलग होता है अब, यानी अगर जो मैं इसमें छेद करके निकाल दूँ, समझिए इस तरह छेद करके निकाल दिया तो यानी कि इसी के तल में, यानी कि इसी के तल में, ये सब इसी के तल में है, समझ गए। तल का मतलब समझो, ठीक है। यानी कि उसी के तल में दो एक्सिस लेने हैं। एक तो ये ले लिया आपने, इस अक्ष के सापेक्ष से कुछ इस तरह घूमेगी। फोकस मत बिगड़ो भैया, फोकस रहो, फोकस बिगड़ा काम गलत हुआ। तो एक ये हो गया, तो अब इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, दूसरा ये ले लो, ये ले लो, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से घूमेगी। अब समझ गए, समझ जाओ, हमारे भावनाओं को ध्यान दो, हमारी भावनाओं पे ध्यान दो। तो ये क्या हो गया, आपके समतल पटल है, उसी के ही हमने कहे में तल में दो अक्ष ले लिए, और तल में क्या खास बात है कि एक दूसरे के लंबवत है। ये कुछ हमने एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा, पहले तो इसमें कटान बिंदु, ये कटान बिंदु हो गया, इसको हम ओ, ठीक है। अच्छा जी, फिर का हुआ, क्या करना है अब, जा ये हो गया, इतना हो गया तो ले लिए। तो ये हमें, हाँ हम क्या कर रहे थे, हमने एक्स अक्स लगा तो इसको बोल दिया हमने, ये हो गया हमारा एक्स, और है भी यार, चलो बस शॉर्ट में निपटा दे। और ये लगा हमें वाई, तो ये हमने लिख दिया वाई, तो ये वाई एक्सिस, यानी कि ये इसका वाई अक्स, ये एक्स अक्स। तो वाई अक्स के सापेक्ष, यानी कि जब हम इसको घुमाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ जड़त्व घूर्ण आएगा। वो क्या मानना हमने, वो मान लिया हमें कुछ इस तरह से कर लो, वो मान लिया जी हमें जो वाई अक्ष के, ये वाई अक्ष के, यानी कि जब हम इसको यहाँ से अक्ष रखेंगे और घुमाएंगे कुछ इस तरह से घूमेगी ये, तो जो वो आया आपका इसका जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष वो हो गया आई वाई। और जब हम अक्ष ये मानेंगे, अक्ष एक्स वाला, ठीक है, तो वो जड़त्व आघूर्ण आएगा, बदल के आएगा, तो वो हो जाएगा आपका कितना, आई एक्स। समझ गए। अच्छा, इन दोनों का जोड़, यानी कि इसी की तो बात हो रही, दोनों जड़त्व आघूर्ण को हमने जोड़ दिया, किसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, दोनों के कटान बिंदु यानी कि ओ, दोनों के कटान बिंदु यानी कि ओ, ठीक है, ओ से होकर जाने वाली, इससे होकर जाएगी। अच्छा जी, ये भी बात समझ में आ गई, यानी कि ओ से होकर जाएगी कोई ना कोई अक्ष। अगर जन भी तो नहीं पता है भाई, वो नू चली जा, नू चली जा, नू तो नहीं पता। अच्छा, क्या काफी रख गए, तथा पटल के लंबवत, ओफो, ये जाके बात समझ में, कुछ यानी कि ऐसी होगी वो, किस तरह से होगी, कर दे छेद, हमारा ही तो है। ओए चोट भी लग गई यार, कोई बात नहीं, अरे हो जाओ भैया, हो गया। तो अब किस तरह घूमेगी वस्तु, अब वस्तु हमारी
दिखा दे आपसे कुछ इस तरह घूमेगी वस्तु हमारी, कुछ इस तरह घूमेगी घूमेगी। आया मजा? तो अब जा इसके सापेक्ष ये क्या है हमारा आई जेड, क्या है आई जेड, आई जेड। तो ये हमारे जो आई वाई की वैल्यू और आई एक्स की वैल्यू इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, आई जेड के। यही हमारी लंब अक्षों की प्रमेय है। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब जी इसमें डाउट तो नहीं है, लेकिन गुरुजी इसको प्रूफ करो, लंब अक्षों की प्रमेय को प्रूफ करो। अच्छा भाई अभी कर रहे हैं तो प्रूफ, ठीक है। पेपर में बनाओगे तो हमने मतलब रेगुलर बना दिया, आप इरेगुलर भी बना सको, यानी कि कोई अगर जो प्रूफ में कोई वो ही आ जाएगा ये इस तरह वाला। चलो कोई नहीं। तो क्या हुआ, मान लो कि ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा, और पॉइंट नहीं है ये कण है एक, और इसका द्रव्यमान m। अच्छा जी m है। तो अगर जो मैं इस वस्तु को यानी कि इस अक्ष के यानी कि अक्ष के सापेक्ष घुमा रहा था, तो वो कुछ इस तरह से घूम रही थी, घूम गई घूम गई घूम गई। तो उस कंडीशन में आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई? अगर जो मैं पूछूं आई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहोगे अजी कुछ समेशन करना था। अच्छा भाई कर दिया समेशन, उस कण का द्रव्यमान लेना था, ले लिया। अजी दूरी, दूरी में तो हम कंफ्यूज हो जाओ, दूरी नहीं हमारी समझ में आती। अरे हमने बताया था कि उस कण की अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि ये, समझ गए? तो ये दूरी कितनी होगी, तो चलो एक काम करो, ये दूरी निकालने के लिए इसे कोऑर्डिनेट मान लो, तो ये से कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो ये दूरी है आपकी x इतनी, और ये है y, समझ गए? ये दूरी कितनी है x, और ये है आपकी y। तो अगर जो मैं कहूँ कि फिर तो बस ये आपकी ये इतनी x, ये इतनी y, यानी कि ये भी तो आपकी x ही होगी। ये कितनी है आपकी y, अरे यानी कि अगर जो x y है किसी कोऑर्डिनेट, तो आपको इधर x चलना है इधर y, तो यानी कि ये दूरी y। और यही तो लेनी थी हमने, जब हम x के सापेक्ष घुमा रहे हैं, यानी कि यहाँ से हमने अपना x बना लिया, तो ये तो लंबवत दूरी चाहिए, तो हमने y, तो यानी कि जो मैं आई एक्स कह दूँ तो वो सिग्मा m और जी वाई स्क्वायर। कोई गलत बात तो नहीं लिख दी भाई, देख लो, सिग्मा वाई स्क्वायर। और इसी तरह अगर जो हम बात कर दें आई वाई की, तो यानी कि क्या हुआ, पिंड हमें कुछ इस तरह लिया और फिर हमने वो घुमाया, तो फिर अगर जो हम आई निकालना चाहे, गुरु जी समेशन करो, कर दिया, द्रव्यमान ले लो, ले लिया, और फिर वही लंबवत दूरी। गुरुजी अब हम हो गए पक्के, तो अब हमें क्या बतानी है, ये लंबवत दूरी बतानी है, और ये कितनी है, ये x आयत है, तो ये भी x, तो आई वाई की वैल्यू होगी सिग्मा m एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई अब आगे चलो, अब हमें निकालनी है काहे की, हमें निकालना है आई जेड। तो गुरुजी क्या करो, समेशन करो, कर दिया भाई, इस कण का द्रव्यमान लो, ले लिया भाई। अब अक्ष से लंबवत दूरी लो, तो अक्ष कहाँ दिख रहा है, लो अभी दिखा देते हैं। ओए हाय हाय, इस अक्ष से जब हमने क्या लेना, इस कण की लंबवत दूरी लेनी है, तो वो ये विकर्ण बैठेगी, लंबवत दूरी, बिल्कुल लंबवत यानी कि छोटी तो छोटी दूरी, यही तो बिल्कुल सीधी वो दूरी, तो यानी कि विकर्ण बैठेगी। ये समझ में आ गई बात? आओ जल्दी से,
तो ये होगी मान लो आर। अगर जो हम पाइथागोरस पर में लगा दें यहाँ सी, कहाँ सी, यहाँ सी, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम करो, सिग्मा ये हो गया आर स्क्वायर, कोई गलत बात नहीं लिखी। यहाँ से आई जेड, ये जो हमारा एक्स था वो आई जेड था, आई जेड के सापेक्ष निकाला तो सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो क्या कर दो जी, अब इनको खोल दो जी। सिग्मा एम आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा एम, इससे हाथ मिलाया तो एम एक्स स्क्वायर, फिर इससे हाथ मिलाया तो वाई स्क्वायर। तो देखो आई जेड से लता है बराबर में, मतलब ये इसी को तो एक्सप्लेन कर रहे। तो सिग्मा एम एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वाई और सिग्मा एम वाई स्क्वायर की वैल्यू आई एक्स। यही तो हमें प्रूफ करना था। मजा आया, समझ में आया? ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लो, कहाँ लगेगा? तो इसके एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, ये तो हमने लिया था एक रेक्टेंगल, इसमें भी लगेगा ये, और एक सर्कल में भी तो लगा सको आप इसको मेरे चांद। ठीक है, मान लो ये एक रिंग है, ठीक है, हमने अब ये काटना पड़ेगा तो हम इसको समझा रहे हैं वैसे ही। तो जो हमने आपसे बता रखी थी, ये आपका आईसीएम है, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास है ओ। तो जो हमने वो बता रखी थी आईसीएम की वैल्यू होती है आपकी एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। वो क्या थी, वो इसकी वैल्यू थी, यानी कि अगर जो हम इसको इस तरह से कर दें, ये थी वो, यानी कि अब ये इसको गोल घुमाए, समझ रहे, समझ गए, यानी कि छल्ला, और अब हम इसको इस तरह घुमा रहे, तो ये थी आईसीएम की वैल्यू। और अगर जो हम कह दें कि भाई हम ये इस तरह घुमाओ इसको वाले को, समझ में आ रहा? अजी समझ में आ रहा क्या आपकी? अगर जो हम कह दें कि अब इसको आप ये कुछ इस तरह घुमाओ, फीलिंग आई, फीलिंग आई, फीलिंग आई, तो बस ठीक है। तो यहाँ से आपने लगा देनी है लंब अक्षों की प्रमेय। कौन सी? लंब अक्षों की प्रमेय। जी लो जी, ये फिर वो है आपका आई एक्स, यानी कि ये तो आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, और ये हो गया आपका, अगर जो इसके सापेक्ष जड़त्व घूर्ण आई एक्स, इसके सापेक्ष आई वाई। ठीक है, और एक बात बताओ, चाहे ये जब पूरा रेगुलर है तो आई एक्स की और आई वाई की वैल्यू बराबर नहीं होगी भाई। चलने में कोई सा भी व्यास ले लो, सारी आई की आई, यानी कि आई की वैल्यू व्यास के परित है, यानी कि अगर जो आप उसको अक्ष को उस यानी कि उसका व्यास आप उसका अक्ष बना दो तो कोई सही ले लो। तो यहाँ से ये बात कौन सी, यहाँ से आई एक्स आई वाई नहीं बराबर में होने, बराबर नहीं होने, लेकिन यहाँ से आई एक्स और आई वाई बराबर हो जाएंगे। तो चलो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली। फिर क्या हुआ, तो आपने आईसीएम की वैल्यू पता थी, तो ठीक है जी। तो देखो, और जो आईसीएम है वो हमारा एक किस्म से आई जेड ही तो है, समझ गए? जो आईसीएम है वो हमारा आई जेड ही तो है। तो ये लगा दो पर में आई एक्स और जी आई वाई दोनों बराबर थी, तो हम लिख लो इनको आई डी प्लस आई डी। आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम है, और वो मान लिया हमने आई डी इक्वल टू इनके जो सा लंब, दोनों के जो दोनों का कटान बिंदु और उसके लंबवत, उसकी वैल्यू हमसे दे रखी आईसीएम की वैल्यू, और जी आई डी प्लस यानी कि 2ID इज इक्वल टू आईसीएम की वैल्यू एम आर स्क्वायर। तो आई डी की वैल्यू आ गई आपकी एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है,
तो देखो यानी कि अगर जो हम इस वलय को इस तरह करके फिर इस तरह घुमा रहे, फीलिंग आई, फीलिंग आई, फीलिंग आई, तो अगर जो इसकी वैल्यू इस प्रकार यहाँ से आई की वैल्यू कितनी होगी, 10 हुई, समझ गए, 10 हुई। 10 मात्रक भी ध्यान में रखो, mr² था तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर थी। और फिर हम इसको इसके व्यास के परित है, समझ गए। इसका व्यास किस तरह हो जाएगा, यानी कि अगर जो आप ये साइकिल का आपका रिम है, साइकिल का आपका रिम है, तो इसमें आप एक रोड आपने इस तरह पिरो दी और फिर आपने ये इस तरह इस तरह हाथ मारा, तो फिर ये इस तरह तो चलेगा, समझ जाओ। तो फिर उसकी आई की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो जी मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है।